नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहुजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडू फर्स्ट में। आज तैयारी सीटेट के अंतर्गत जो विषय लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ वो है भाषा के कार्य, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे और एक वाक्य लिखा है, मुझे पढ़ने के लिए पुस्तक की आवश्यकता है। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, मुझे पढ़ने के लिए पुस्तक की आवश्यकता है। ये वाक्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जो चित्र में आप देख पा रहे हैं, दो लोग हैं, तो कोई एक जो है उसमें से अपना बता रहा है अपने बारे में कि उसे पढ़ने के लिए पुस्तक की आवश्यकता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो भाषा का पहला कार्य होता है अभिव्यक्त्यात्मक कार्य, एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव फंक्शन यानी कि अभिव्यक्त्यात्मक कार्य में भाषा का पहला कार्य है अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपने विचार प्रकट करना, किसी के सामने अपने विचार प्रकट करना। अभिव्यक्ति ही जो है वो हम कह सकते हैं कि भाषा का एक मुख्य कार्य है जिसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र में वाक्य एक दिया है, दिवाली के कारण विद्यालय में 5 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। दिवाली के कारण विद्यालय में 5 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। ये वाक्य आप देख पा रहे हैं, एक स्कूल का चित्र बना हुआ है और स्कूल से संबंधित एक वाक्य है कि दिवाली के कारण विद्यालय में 5 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। तो इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि किसी विद्यालय से संबंधित कोई सूचना दी जा रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि भाषा का एक कार्य है सूचनात्मक कार्य, इंफॉर्मेटिव फंक्शन। भाषा सूचना देने का कार्य भी करती है। यदि हमें किसी को कोई सूचना प्रदान करनी है तो उसका भी एक माध्यम भाषा ही होती है। इसके बाद अगले चित्र को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो वाक्य लिखा है, भाषा शिक्षण में श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन कौशल पर अवश्य रूप से ध्यान दें। भाषा शिक्षण में श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन कौशल पर अवश्य रूप से ध्यान दें। ये जो वाक्य है आप इसे देख पा रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि भाषा शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो श्रवण, वाचन, पठन और लेखन कौशल पर अवश्य रूप से ध्यान देने की बात की गई है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है, कक्षा में निर्देश दिया जा रहा है। तो भाषा का एक कार्य है निर्देशात्मक कार्य, डायरेक्टिव फंक्शन। भाषा निर्देश देने का कार्य भी करती है। यदि हमें निर्देश देने हैं किसी भी कार्य से संबंधित तो उसका माध्यम भी भाषा ही होता है। आइए अगले चित्र को देखते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं, दो लोग हैं जो कि एक यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एक तरफ से बोल रहा है तो दूसरी तरफ से सुनने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति। वाक्य है, मम्मी बाजार से सब्जी लेने गई है। मम्मी बाजार से सब्जी लेने गई है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि दो लोगों का एक तरीके से कम्युनिकेशन, संप्रेषण शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति दूसरे को कन्वे कर रहा है, बता रहा है कि मम्मी बाजार से सब्जी लेने गई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाषा का एक कार्य है संप्रेषणात्मक कार्य, संप्रेषण करना, कम्युनिकेटिव फंक्शन। भाषा के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है, एक बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है संप्रेषण के माध्यम से। तो इसके लिए भी भाषा ही काम आती है। इसके बाद अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक पुस्तक है जो कि भागवत गीता है और वाक्य जो लिखा है वो है, गीता का सार जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। गीता का सार जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में आप देखेंगे
कि एक ये जो चित्र बना है भगवत गीता का चित्र बना है, और साथ में ये भी कहा गया है कि इसके अंदर जो सार दिया गया है जीवन का वो सबसे बड़ा सच है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भागवत गीता है ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले की चली आ रही है और आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई है ये। तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर गीता का सार की अगर बात की गई है, गीता एक उदाहरण के तौर पे लिया गया है। तो इस तरह के जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, ये सभी ग्रंथ जो हैं वो संरक्षणात्मक कार्य का भार लिए हुए हैं। तो भाषा का एक कार्य है संरक्षण करना, प्रिजर्व करना, संरक्षण करना। जो भी हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है, जो भी हमारे पास संस्कृति धरोहर उपलब्ध है हमारे पास, उसका संरक्षण करना। तो पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से संरक्षण किया जाता है। तो भाषा का एक कार्य है संरक्षणात्मक कार्य। इसके बाद अगला चित्र देखें। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि फूल है और फूल पर तितली बैठी है। बहुत ही मनमोहक चित्र है, बहुत ही सुंदर चित्र है। इसके लिए जो वाक्य दिया गया है वो है, तितली द्वारा फूल से रस पान करने की अनुमति मांगना बड़ा ही भावपूर्ण है। तितली द्वारा फूल से रसपान करने की अनुमति मांगना बड़ा ही भावपूर्ण है। इस वाक्य में आप देखेंगे कि सौंदर्यानुभूति की बात की गई है। एक सौंदर्यात्मक जो दृष्टि है उसको लिया गया है, क्योंकि तितली जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मान लीजिए फूल के ऊपर बैठी है और फूल से अनुमति मांग रही है कि क्या मैं तुम्हारा रसपान कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही भावपूर्ण है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इसमें, इस चित्र में सौंदर्य छुपा हुआ है। तो भाषा का एक कार्य सौंदर्यात्मक कार्य है, एस्थेटिक फंक्शन, जिसमें कि हम जिसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति कर सकते हैं। तो ये सौंदर्यानुभूति के कार्य भी आती है। तो इसी के साथ ही जो हमने भाषा के कार्य देखे, सबसे पहला है अभिव्यक्त्यात्मक कार्य, एक्सप्रेसिव फंक्शन, जिसमें हम भाषा के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा है सूचनात्मक कार्य, इंफॉर्मेटिव फंक्शन, भाषा के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तीसरा है निर्देशात्मक कार्य, डायरेक्टिव फंक्शन, भाषा के ही माध्यम से निर्देश देने का कार्य भी किया जाता है। फिर है संप्रेषणात्मक कार्य, कम्युनिकेटिव फंक्शन, भाषा के माध्यम से संप्रेषण का कार्य किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। फिर है संरक्षणात्मक कार्य, प्रिजर्वेटिव फंक्शन, भाषा के माध्यम से ही संरक्षण किया जाता है, हमारे ज्ञान का, हमारी संस्कृति का, धरोहर का, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जाता है। तो भाषा का एक माध्यम है, भाषा का एक कार्य है संरक्षणात्मक कार्य, प्रिजर्वेटिव फंक्शन, और भाषा का ही एक और कार्य है सौंदर्यात्मक कार्य, एस्थेटिक फंक्शन, जिसमें सौंदर्यानुभूति का विवरण हम भाषा के माध्यम से करते हैं। तो ये सभी हमारे भाषा के कार्य हैं। तो ये भाषा के कार्य, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।